नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज ये अपनी इस चैनल की और इस बैच की सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के जो जीके वाला अपन ने बैच शुरू किया था, लगभग 2-2.5 महीने हो गए। इस बैच की ये 50वीं क्लास है। इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट से। और इसी कारण ये हो पाया है। हालांकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि इसको मैं शुरू कर रहा हूं और इसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो काफी आगे सफर अब तय हो चुका है और विद्यार्थी भी जान चुके हैं इरादे, और मैं भी जो है पूरा करवा कर ही दम लूंगा। हालांकि चुनौतियां बहुत आई, बहुत अलग अलग तरीके की चुनौतियां आई, सभी बताई नहीं जा सकती। कई पारिवारिक समस्याएं भी आई थी, आपको पता है कि क्या क्या आप लगातार जुड़े हुए हैं वो। कई बाहरी दबाव भी आए, सारी चीजें, लेकिन अपनी क्लासेस बंद नहीं हुई और न बंद होगी। और चुनौती ये भी थी कि इतने दिग्गज है इस फील्ड में और उन सभी में जो है मैं हूं, तो किस तरीके से विद्यार्थी समझेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन अच्छा लगा कि विद्यार्थी समझे और मेरा जो प्रयास है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। आज जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे सूचित किया था कि कुछ नया तरीका होगा पढ़ने का आज की क्लास में, और इतने तरीकों में से आज फिर एक नया तरीका है इतिहास को पढ़ने का। मैं ढंग बदलवा दूंगा आपका और बिल्कुल आपके ये फायदेमंद साबित होगा। आज का अपना जो तरीका है साथियों, ये कीवर्ड पैटर्न है। किसी ने इजाद नहीं किया, मैंने ही इसको, मतलब मेरे लिए ही ये एक, मुझे जल्दी याद हो जाता है, इसलिए तो मैंने सोचा कि ये विद्यार्थियों से जो है साझा किया जाए कि इस पैटर्न से भी आप याद कर सकते हो। इसे बोलते हैं कीवर्ड पैटर्न। अब कीवर्ड पैटर्न कैसे काम आता है वो अपन इस क्लास में समझेंगे साथ साथ, तब आप समझ जाओगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो रणथंभौर के चौहान। अब कई अभ्यर्थी ये सोचेंगे सर रणथंभौर के चौहान तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस में ये टॉपिक है कि सल्तनत काल और राजपूतों का संबंध। तो राजपूतों के अंदर सल्तनत काल में यदि देखा जाए तो रणथंभौर के जो चौहान है वो पूरे सल्तनत काल से प्रभावित रहे हैं, और उसका ये टॉपिक है, ये रणथंभौर के चौहान उसी का एक टॉपिक है। तो इसको पढ़ना अपने लिए जरूरी है और ये सिलेबस के अंदर है। अब इसको शुरू करते हैं साथियों, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। आपको ये पूरा याद हो जाएगा और चुटकियों में याद हो जाएगा, और अब जब याद होगा ना तब मुझे जरूर याद करोगे कि हाँ सर ये याद हो गया। तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं। अपन ने पृथ्वीराज चौहान पढ़ा। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई, उसके बाद में मोहम्मद गौरी जो था उसने पृथ्वीराज के पुत्र को, गोविंदराज को वहां का शासक बना दिया। अब गोविंदराज ने रणथंभौर की शाखा की स्थापना कैसे की उसको समझते हैं। सबसे पहला अपना कीवर्ड है गोविंदराज और हरिराज। ठीक है। अब हरिराज जो था ना वो पृथ्वीराज का भाई था। ठीक है। और ये क्या था, पुत्र था। अब ये पृथ्वीराज का पुत्र था और ये भाई था। गोविंदराज को बना दिया शासक, तो हरिराज कहीं ना कहीं चाहता था कि वो यहाँ का शासक बने। तो जैसे ही 1206 के अंदर इसकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक वहां सल्तनत काल का शासक बन जाता है, दिल्ली के सल्तनत का, तो तब ये क्या करता है, हरिराज इसे परेशान करना शुरू करता है। हरिराज गोविंदराज को परेशान करता है और यहाँ से बार बार जो है खदेड़ता है। तो गोविंदराज ने जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि साहब ऐसा है कि ये बार बार जो है मेरा चाचा जो है वो परेशान करता है और ये जो है सही तरीके से धंधा करने नहीं देता है यहाँ, मतलब ठीक है ना, वो समझने की टेक्निक है। ठीक है। और धंधो करने नहीं दे, बढ़िया राजकाज हमाल नहीं दे, और बार बार आन तेल पाड़े, बार बार परेशान करे, थे की नो इलाज करो। तो एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है आकर हरिराज का दमन कर दिया। लेकिन जैसे ही वो वहां जाता है वापस दिल्ली, ये पीछे से हरिराज वापस इसको परेशान कर देता। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक वापस आया सेना लेकर, और इस बार पूरी बुरी तरीके से जो है हरिराज का दमन किया, बहुत बुरी तरीके से। इन सब चीजों से हरिराज इतना परेशान हुआ, उसको इतनी आत्मग्लानि हुई, ये सब हुई कि उसने आत्महत्या कर दी। अब यूं देखा तो गोविंदराज ने कांटो निकल गो, पर कांटो निकली हो कौन, पर अजमेर का जो है उसे शासन इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा बार बार अजमेर के तेरे लेनी ही नहीं है, तेरे बार बार परेशानी होती है, तो तू इसको छोड़ दे, तेरे को दूसरा शासन दे दे। वहां पे तो क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद का ही एक तुर्क सरदार वहां पे रख दिया अजमेर में, और गोविंदराज को जो है वो रणथंभौर का वहां का प्रशासक बना दिया, खुद के अधीन ही, कि तू यहाँ का प्रशासक है। तो फिर रणथंभौर के चौहानों की शाखा का उद्भव किससे माना जाता है, गोविंदराज से माना जाता है। अब देखो कीवर्ड क्या है, ये हरिराज और ये गोविंदराज। अब इन दोनों का जो है संबंध किससे रहा है, इससे रहा है। तो ये कीवर्ड यहां से
मैच हो गए आपके, यानी गोविंदराज और हरिराज का नाम आता है वहां आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान में रखना है। ये चीज है, कीवर्ड से मतलब एक एक चीज सामने निकल के आपके आने लगेगी। अब इसके बाद में जो है साथियों शासक बने आपके प्रहलादन वीर भी बना है, वल्हन भी बना है और वीर नारायण भी बना है। पहले वल्हन बना है, फिर प्रहलादन वीर बना है, फिर वीर नारायण बना है। अब इसमें याद ये रखना है कि वल्हन जो है इसके समय 1226 में इल्तुतमिश ने आक्रमण किया। अब इल्तुतमिश ने दो शासकों के समय किया है, वल्हन के समय भी किया है और वीर नारायण के समय भी किया है। तो वल्हन के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, यहाँ पे बस इतना अपन को पढ़ना है, 1226 में आक्रमण किया, इन दोनों के बीच में संघर्ष चला है। फिर प्रहलादन वीर भी बना है बीच में, लेकिन इसका कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। फिर वीर नारायण बनता है, तो वीर नारायण जो है इसका विरोध करता है, ठीक है, इल्तुतमिश का विरोध करता है। तो वीर नारायण इल्तुतमिश का विरोध करता है, तो ये इसको जो है इल्तुतमिश क्या करता है कि चुपके से चोरी से बहाना करके इसको दिल्ली बुलाता है इल्तुतमिश, और दिल्ली बुलाकर वीर नारायण को मरवा देता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये वर्ड कीवर्ड जो मैच हो गया वो आपके किससे मैच हो गया, इनसे मैच हो गया, ठीक है, यानी वल्हन और वीर नारायण। इसको प्रहलादन वीर को मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है, इसका मतलब इल्तुतमिश से इसका लेना देना नहीं है। आपको पूछे कि इल्तुतमिश ने रणथंभौर के कौन से चौहान शासकों के समय आक्रमण किया या इनका संघर्ष चला, तो वीर नारायण भी आएगा और वल्हन भी आएगा। अब ये वल्हन जो है ना, इसका कहीं नाम वल्लन देव मिलता है, कहीं वाल्हन मिलता है, कहीं वल्हन मिलता है। देखो इतिहास में बहुत सारे मतभेद चलते हैं, कभी भी इन चीजों में उलझना मत कि सर ये इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। आपने तो ये बताया जल्लन बताया, कहीं जलना लिखा हुआ है, वो उसकी पुत्री का बारे में आपको बताया था ना। तो ये चीजें चलती है इतिहास में, तो बहुत मतभेद चले हैं। तो किसी राइटर के अनुसार क्या है, किसी के अनुसार क्या है, अपने को जो उसमें जो चीज चाहिए उस पर फोकस करना, और ये चीज जो सीख जाएगा ना वो बहुत ज्यादा सफलता के करीब पहुंचेगा। बाकी शिकायतें जो शिकायतों का दौर चलता रहेगा, कुछ आपकी होगी, कुछ मेरी होगी और कुछ किसी अन्य की होगी जो बीच में यूं ही टप्पे मारेगा, लेकिन इन सब से परे जो उठ के ऊपर चलेगा वह सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद में साथियों शासक बनता है वाग्भट, और वाग्भट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। वाग्भट के बारे में ये पढ़ना है कि यहाँ इस समय जो है रजिया सुल्तान का शासनकाल स्थापित हो गया था, और रजिया का जब शासनकाल स्थापित हुआ तो एक जो है मलिक अहमद गौरी नाम के व्यक्ति को इसने भेजा था यहाँ पे इनसे युद्ध करने के लिए। और ये ध्यान रखना है कि रजिया के समय, देखो सल्तनत काल के साथ में संबंध पढ़ रहे हैं अपन, तो रजिया के समय यहाँ का शासक कौन था, वाग्भट था। फिर वाग्भट का पुत्र हुआ जैत्र सिंह, ठीक है, ये वही जैत्र सिंह है जो हमीर का पिता है, ठीक है, ये हमीर का पिता है और ये वही जैत्र सिंह है जिसके लिए 32 वर्ष, इसके शासनकाल के 32 वर्ष की याद में 32 खंबियां न्याय की छतरी बनाई गई, जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, क्योंकि हमीर यहाँ बैठ के न्याय करता था तो इसलिए इसको न्याय की छतरी कहा जाता है। तो ये जो है वाग्भट के बाद, वाग्भट और रजिया का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वाग्भट के बाद में जैत्र सिंह शासक बनता है, और जैत्र सिंह के समय नासिरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण हुआ, ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद का आक्रमण इसके समय हुआ, ये ध्यान रखना है बस, इसके अलावा कोई ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद में जो है अपने जैत्र सिंह के बाद में हमीर शासक बनता है, ठीक है, और यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनेंगे, और मुख्य रूप से जो पढ़ना है ये तो पृष्ठभूमि थी एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि सल्तनत काल में इनके साथ में संबंध रहा है तो इन्हें भी पढ़ना जरूरी था। अब जो पढ़ना है वो मुख्य ये है, और ये यदि मैं ये कहूंगा कि 80% चांसेस इस हमीर और इनसे रिलेटेड चीजों में से आने रहेंगे और 20% इसमें से, तो मैं गलत नहीं होऊंगा, ये सही है, हमीर से ज्यादा आते हैं। अब देखो हमीर ने शासक बनने के बाद में दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति का क्या मतलब है, दिग्विजय वैसे देखा जाए अर्थ तो दिग यानी कि आप अर्थ निकालोगे तो दिग यानी दिशा भी होता है और दिग यानी बड़ा भी होता है, लेकिन अब इसमें ऐसा है कि दिग्विजय यानी बहुत ज्यादा सब आसपास के शासकों को जीतना, चौहानों को जीता, वर्धन अपने परमारों को जीता इसने, वर्धनपुर के शासक, मतलब आसपास बहुत सारे जो है शासकों को, छोटे मोटे जितने शासक थे उन सबको इसने जीता। और इस दिग्विजय जीत के उपलक्ष्य में इसने एक यज्ञ करवाया जिसका नाम था कोटिजन यज्ञ। ये कोटिजन यज्ञ जो है साथियों, ये एक तरह से अश्वमेध यज्ञ के समान ही है, लेकिन इसका नाम कोटिजन यज्ञ है। आपके प्रश्न क्या बनेगा, कोटिजन यज्ञ किसने करवाया, हमीर ने करवाया, ठीक है। कोटिजन यज्ञ का जो पुरोहित था वो कौन था, उसका नाम था विश्वरूप, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, क्या कोविड चल रहा है साहब, तो कोवी, ठीक है, कोवी याद हो जाएगा ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। कोटिजन यज्ञ का पुरोहित बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, राज पुरोहित इनका विश्वरूप था जिसने ये यज्ञ करवाया था। यहाँ पे आपके इतना ही है,
अब आएगा आगे ट्विस्ट। ट्विस्ट यानी कि अब इनके वापस होगा संघर्ष, दमादम होगी। दमादम ये होगी कि इस समय जो है दिल्ली सल्तनत का राजपाट जो है वो जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में आ गया था और खिलजी शाखा की स्थापना हो गई थी, खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब क्योंकि सबसे पहले आपको यदि सल्तनत काल के वंश याद नहीं रहते तो उसकी एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लूं महक। ठीक है, यानी गुलाब यानी कि गुलाम, खिले यानी खिलजी, तो यानी तुगलक, फिर सूंघ यानी सैयद, फिर लू यानी लोदी और फिर महक यानी मुगल। ये मैं बता दूंगा अगली स्लाइड में, आपको लिखकर बता दूंगा और बता दूंगा, इस तरीके से याद रखें। गुलाब खिले तो सूंघ लूं महक, फिर बाद में जो है शासक भी याद हो जाते हैं, शासक याद होते तो अंदर की घटनाएं भी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती है तो बाद में सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में बहुत आनंद आ जाता है, आनंद आता है फिर बाद में गुरुजी को भूल जाते हैं। ये होता है, लेकिन देखते हैं कितने याद रखते हैं और कितने भूल जाते हैं। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी बन गया है यहाँ शासक, जलालुद्दीन खिलजी शासक बना तो ये जो मतलब आक्रमण करते थे ना, तो इनको जैसे गुजरात में आक्रमण करना, बीच में राजस्थान पड़ता था, ये यहां से जाते थे तो इनके बीच में मतलब ये रणथंभौर का जो दुर्ग था ये इनकी मतलब मेन जगह थी कि इसको जीतना है, ये अपने बीच में चुंगी नाका बन गया है एक तरह से, तो इसको जीतने की इनकी चेष्टा थी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि 1290 के अंदर आक्रमण किया और इस रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले झाइन दुर्ग आता है, देखो दिल्ली इस तरफ है और रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले झाइन दुर्ग आता है और इस झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग के कुंजी कहा जाता है, तो इसको जीतने से पहले झाइन दुर्ग को जीतना पड़ता है। तो इसने क्या किया, 1290 में झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया, ये देखो यहाँ एरो लगा देता हूँ, 1290 में झाइन दुर्ग पर आक्रमण किया, संघर्ष चला, बहुत बढ़िया टक्कर दी। एक बार तो ऐसा हुआ कि सल्तनत इनकी सेना को हरा भी दिया इन्होंने, लेकिन फिर इनकी सेना वापस हावी हो गई और यहाँ पे झाइन दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद में गुरुदास सैनी नाम का एक सेनापति था हमीर का, वो यहाँ पे मारा गया। ठीक है, झाइन दुर्ग में ये गुरुदास सैनी मारा गया यहाँ पे। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमण किया रणथंभौर दुर्ग पर, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पे घेरा डालने के बाद भी इनकी कुछ भी नहीं चली और ये जीत नहीं पाए। तो इन्होंने सोचा कि घेरा उठा लेते हैं अपन, लेकिन एक इनका सेनापति था मलिक अहमद चप नाम का, मलिक अहमद चाप भी कहते हैं, वो कहता है कि नहीं घेरा नहीं उठाना, अपनी इंसल्ट हो जाएगी, इंसल्ट ही हो जाएगा, अरे यार आप इतने बड़े सुल्तान हो, ये छोटा सा दुर्ग है, इसको नहीं जीत पाए, लोग कहीं कह घेरो नहीं उठानो, फिर भी जलालुद्दीन खिलजी का घेरो उठानो, तू भले कहीं भी कह मेरी इंसल्ट हुई तो हुई, और पैठ खराब हो रही है कि जीत नहीं पा रही, तू क्या इंसल्ट हो जाए। तो फिर उसने क्या किया, घेरा उठा दिया, यहाँ से घेरा उठाकर 1291 में चल दिए दिल्ली चल दिए। फिर वापस दिमाग में आया कि यार काम तो यार खोटो करियो यार, जीतिया कौन, इंसल्ट तो हुई है यहाँ पे। तो फिर वापस जो है 1292 में बताते कि इन्होंने वापस हमला किया, झाइन दुर्ग को जीत लिया और झाइन दुर्ग को जीतने के बाद में फिर वापस रणथंभौर का घेरा डाल दिया और रणथंभौर को फिर से नहीं जीत पाए। अब देखो एक वो कहते हैं ना कि जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहते हैं कहावत, वो इसी पर सही बैठेगी कि जीत तो नहीं पाए लेकिन टांग ऊंची रखनी है, कैसे रखे, जीत नहीं पाए ना, फिर वापस घेरा उठाने की नौबत आई, तब इन्होंने क्या कहा, ऐसे दुर्ग के इस दुर्ग को, इस ऐसे कई दुर्ग जो है मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं मानता हूं इनको, ऐसे 10 दुर्ग जो है मैं इस पर कुर्बान कर दूं, इस तरह का कोटेशन इसने कहा कि ऐसे दुर्ग जो मुसलमान के बाल की दाढ़ी के बाल के बराबर भी मैं नहीं मानता हूं, ऐसा कहकर और फिर घेरा उठा दिए और चल दिए फिर अपने दिल्ली। ठीक है, ये तो रही जलालुद्दीन के समय की स्टोरी के, जलालुद्दीन के समय ये हुआ। 1296 में क्या हुआ कि भाई साहब के दामाद जो थे जलालुद्दीन जी के, अलाउद्दीन जी दामाद थे और ऐसे भतीजा था, उसने इसको मार दिया और खुद बन गया शासक। अब खुद शासक बन गया, उसके बाद में फिर वापस यही बात कि रणथंभौर दुर्ग को जीतने की नौबत आएगी। अब कैसे आएगी ये नौबत, ये देखो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भी महत्वाकांक्षी शासक था और हमीर भी महत्वाकांक्षी शासक था, दोनों जो है अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे। भाई राज कर रहे हैं तो दोनों ही, देखो व्यापार में वृद्धि से भी करना चाहते हैं, ये भी व्यापार में वृद्धि करना चाह रहा है और यहाँ हमीर भी जो है व्यापार में वृद्धि करना चाह रहा है, तो दोनों आपस में देखो दो सांड है एक ही रूम में तो भिड़ेंगे तो जरूर। ठीक है, तो ये एक तो जो है स्वाभाविक कारण है कि इनके अंदर लड़ाई होनी थी, लेकिन ये भी जो है बहाना ढूंढ रहा था कि हमला करूं तो करूं कैसे। तो हुआ क्या कि अलाउद्दीन की जो सेना है वो गुजरात विजय करके लौट रही थी वापस, तो लूट का जो माल था उसे बांटा जाता था। ठीक है ना, सैनिकों के बीच में कुछ परसेंटेज उसके बीच में होता, कुछ जो है वो वहां जाता था। तो इनके जो सेनापति थे उनके बीच में आपस में लड़ाई होगी,
एक नव मंगोल जो थे बाद में जिन्होंने इस्लाम धर्म किया था, वो नव मंगोल, और इनमें लड़ाई हुई। अब लड़ाई हुई तो इसमें से ये मोहम्मद शाह और कहबरू, ये दो जो है ना, ये लूट का माल लेकर आ गए किसकी शरण में, ये सीधे आ गए यहाँ हमीर की शरण में। कहबरू और ये दोनों क्या, इनके साथ में 2-4 और थे, तो ये दो आ गए, ये नव मंगोल था, मंगोल सेनापति था ये दोनों आ गए इसके शरण में, यहां से लूट का माल लेके। हालांकि ये उलुग खान, नुसरत खान, ये सब साथ में थे, ठीक है ना, जालोर के आसपास की घटना है, ये लेकर फिर यहाँ पे आ गए। अब अलाउद्दीन ने कहा कि भैया हमीर, तेरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे जो सेनापति है वो मेरे साथ विश्वासघात करके गए हैं, उन्हें मुझे तू लौटा दे। हमीर के बारे में कहा जाता है कि शरणागत में जो आ गया, उसके जो शरण में आ गया, उसे वो नहीं लौटाएगा, मतलब उसके साथ में दगाबाजी नहीं करेगा, चाहे जान देनी पड़े लेकिन नहीं करेगा। और हमीर ने जो कह दिया वो उसकी मतलब हट है, वो कभी नहीं टूट सकती। तो इसके लिए कहा भी जाता है हमीर हट के लिए बहुत, हमीर जो था वो हट के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो इसके लिए कहा भी जाता है सिंह गमन सतपुरुष कदली फलत एक बार, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी सिंह जो है एक बार ही बच्चा देती है, सिंह जो है एक बार ही आपस में गमन करते हैं। सिंह गमन सतपुरुष वचन, सतपुरुष का वचन एक बार ही निकल गया, वो निकल गया बस। और कदली फलत एक बार, यानी कि केले का फल जो है, केला एक बार ही फल देता है। और तिरिया तिल, यानी कि जिस व्यक्ति के, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, तेल एक बार चढ़ गया, शादी का जो तेल चढ़ता है, शादी से पहले तेल चढ़ गया तो फिर शादी होती है, फिर वो रुकती नहीं है। तिरिया तिल हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार, यानी हमीर ने भी एक बार हट कर ली तो दूसरी बार की नौबत ही नहीं आती है, ये इसके बारे में कहा जाता है। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तिल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है साथियों, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, साथ साथ में मजे के साथ देखो पूरी पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। ये कैरेक्टर जो है दिमाग में अपने आप छवि बन जाती है, ये अलाउद्दीन होगा, ये हमीर होगा, ये कहबरू, ये मोहम्मद शाह। अब देखो ट्विस्ट कैसे आता है, ट्विस्ट ये आता है कि हमीर महाकाव्य के अनुसार तो ये जो मैंने स्टोरी बताई आपको कि ये यहाँ से लूट का माल लेकर गए और ये इसके अनुसार ये है। हमीर हट के अनुसार क्या है, हमीर हट अलग बताता है। हमीर हट के अनुसार ये है स्टोरी कि हमीर हट कहता है कि ये चिमना मराठन नाम की एक महिला थी जो अलाउद्दीन की रानी थी, चिमना मराठन, ठीक है ना। और ये चिमना मराठन जो है ना, ये चिमना मराठन इससे प्रेम करती थी, मोहम्मद शाह से। इन दोनों के बीच में जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था, किसी को पता चला नहीं कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब ये जो है मोहम्मद शाह चिमना मराठन को लेकर भाग गया अमीर के यहाँ। अब खुद ही बेगम ने ले गयो, अलाउद्दीन हुसैन थोड़ी गए, अरे बेटा मेरी बेगम ने ले गयो रे, तू ध्यान ही कौन पड़ दियो, नाक रे नीचे ले गो, यूं क्या वे पस कह के पाचो अमीर ने कहे अलाउद्दीन देख ये अब मेरे नाक का सवाल हो गया है, ये मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। अमीर का युद्ध होगा तो होगा, वो तो कौन था। और इसके बाद में बताते हैं, अमीरट बताता है कि युद्ध का कारण ये था। लेकिन देखो जो वास्तविक कारण वो ये है कि दोनों महत्वाकांक्षी थे और दोनों की सीमा एक दूसरे से टकरा रही थी, तो युद्ध होना लाजमी था, बस कारण ढूंढ रहे थे और कारण ये मिल गया। और इसके बाद में जो है इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध की स्टोरी अब मैं आपको सुनाता हूं कि युद्ध में क्या क्या हुआ। अब यहां तक का समझ में आया होगा और मेरे ख्याल से ये कीवर्ड पैटर्न आपका जो है, अब इसमें से कीवर्ड पैटर्न का मतलब क्या है, आपको कीवर्ड याद रखना है। हरिराज, गोविंदराज, कुतुबुद्दीन, ये कीवर्ड आपको याद हो गए ना। कीवर्ड याद रखने के बाद में पूरी स्टोरी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने आएगा जलालुद्दीन खिलजी, फिर ध्यान आएगा कि जहांगीर पर आक्रमण किया ऐसे ऐसे ऐसे, अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपके ध्यान में आएगा हमीर, कोटिजन, विश्वरूप। ये जो है कीवर्ड याद करना, पूरी लैंग्वेज याद करने की आवश्यकता नहीं है। कीवर्ड याद किए तो आपके पूरा ही चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसी आपको 50वीं क्लास की उम्मीद थी वैसी ही 50वीं क्लास में देने की कोशिश कर रहा हूं। अब कैसी रही है कैसी नहीं रही है, हो सकता है कि फ्लो में कोई स्टोरी में इधर से उधर भी हो गया, तो भी बाद में चेक करेंगे इसको। हालांकि मेरे हिसाब से सही है पूरा। अब जो है आपको युद्ध बताता हूं, लेकिन इस स्लाइड को अपन को अब चेंज करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो आपको, मुझे लगता है जहां तक आपको स्क्रीनशॉट की आवश्यकता यदि महसूस हो रही होगी तो एक बार ले लो, फिर वापस अगली कीवर्ड वाली स्लाइड पे अपन चलते हैं। बढ़ते हैं साथियों आगे।
अब देखो अलाउद्दीन खिलजी अब युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। 1299 के बाद बताते हैं कि उलुग खां और नुसरत खां इसके मुख्य सेनापति थे। वैसे इसके 4 खान प्रसिद्ध थे, ठीक है ना, इतिहास में पढ़ते हैं 4 खान सेनापति इसके प्रसिद्ध थे। यहाँ से इसने जो है उलुग खान और नुसरत खां को भेजा। तो सबसे पहले आपको पता है कि रणथंभौर दुर्ग पे पहले जो है जाहिन दुर्ग पे आक्रमण करना पड़ता है। जाहिन पे आक्रमण किया, बिना किसी ज्यादा विरोध के जो है जाहिन पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब जाहिन से आगे बढ़े और रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया। अब यहाँ पे देखो ये सेनापति तो उलुग खां और नुसरत खां तो आपके किसके हैं, अलाउद्दीन के, और हमीर की तरफ से जो सेनापति थे वो धर्म सिंह और भीम सिंह थे, ठीक है, ये सेनापति थे। बताते हैं कि कोटिचन यज्ञ किया था, तो इसके बाद में मुनिव्रत धारण किया हुआ था। हमीर ने तो खुद जो है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, धर्म सिंह और भीम सिंह को युद्ध के लिए भेजा था। तो धर्म सिंह और भीम सिंह थे, यहाँ ये थे। अब इन्होंने क्या किया कि धर्म सिंह और भीम सिंह ने बहुत डट के मुकाबला किया इनसे, और तुर्की सेना जो थी इनको जो है पराजित कर दिया। पराजित कर दिया और उनका जो लूट का माल जो है पूरा जो सामान था वो लूट लिया, और लूट का माल लेकर ये चल दिए अपने वापस रणथंभौर दुर्ग की ओर। अब दुर्ग में जाते जाते बताते हैं कि जैसे ही ये दुर्ग के पास पहुंचने वाले होते हैं, तब तक इन्हें सूचना मिलती है कि जो मुस्लिम सेना पीछे हट गई थी वो फिर से जो है आक्रमण करने आगे आ रही है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि ये जो धर्म सिंह है, ये भीम सिंह जो है वो तो रहता है पीछे। भीम सिंह धर्म सिंह को कहता है कि तू लूट का माल लेकर आगे बढ़, तू जो है दुर्ग में पहुंच और मैं इनको संभालता हूं कि क्या है इनके अंदर, क्या है, बार बार क्यों आ रहे वापस। तो इस दरमियान बताते हैं कि युद्ध में वापस युद्ध हुआ, और इस दरमियान जो है भीम सिंह की यहाँ पे मृत्यु हो गई। एक तो बात बताते हैं ये, लेकिन गोपीनाथ शर्मा जी अलग बताते हैं। गोपीनाथ जी क्या कहते हैं, गोपीनाथ जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे जो है लूट का माल लेके चलो ये जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है अलग खां के नेतृत्व में शाही सेना, एक और शाही सेना जो है, शाही सेना ने आक्रमण कर दिया यहाँ पे। अब शाही सेना ने आक्रमण किया, तब हिंदुवाट घाटी में एक युद्ध हुआ, और हिंदुवाट घाटी के युद्ध में जो है भीम सिंह मारा गया। तो ये बताता है ये बताया है गोपीनाथ जी शर्मा ने। तो ये दो अलग अलग, कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि भीम सिंह की यहाँ पे मृत्यु होती है और धर्म सिंह की नहीं होती। पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, बाकी तो सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या होता है। जब हमीर को ये पता चला कि भीम सिंह मर गया और हम जो है कमजोर पड़ गए इस पक्ष में, तो इस धर्म सिंह को सजा देने के लिए इन्होंने इसके जो है अधिकार सारे छीन लिए, और इसके अधिकार छीन के इसके भाई भोज को दे दिए। अब भोज को दे दिए, फिर धर्म सिंह ने रिक्वेस्ट की हमीर से कि बाबूजी यूं है, गलती होगी ना, आज जो भी है मैं जो भी समाधमा कर दूं, जो भरपाई कर दूं, मेरे मौका दो एक और ऐसा कहते हैं कि इसको एक और मौका दिया गया धर्म सिंह को। तो फिर वापस भोज को जो है यहाँ से अपमानित करके हटा दिया हमीर ने, ये भी हमीर की गलती है। अब ये भोज जो अपमानित हुआ था ये चला गया अलाउद्दीन के दरबार में, और अलाउद्दीन को भिड़ाने लगा फिर से। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कमियां रहती है। फिर जो है धर्म सिंह, ये भी देखो अपमानित तो इसको भी किया था, ये भी एक तरह से इसका अंदर खुन्नस खाया हुआ था, ये भी खुन्नस खाया हुआ था। तो अंत में जब युद्ध होता है तब ये इतनी शिद्दत से लड़ते नहीं है, फिर उस समय जब इनके बीच में अनबन हो जाती है। लेकिन हालांकि इन्होंने तो फिर भी युद्ध लड़ा, असली गद्दार तो थे वो दूसरे थे, अभी बताता हूं मैं आपको। तो ये थोड़ी सी स्टोरी आप बीच में ध्यान रख लेना। अब रणथंभौर के मुख्य युद्ध से पहले जो है हिंदुवाट घाटी का युद्ध हुआ। हिंदुवाट घाटी का एक और ये अलग है और ये अलग है। हिंदुवाट घाटी का युद्ध हुआ, इसके अंदर जो है अब हमीर की तरफ से ये कहबरू, मोहम्मद शाह वगैरह ये भी सब लड़े, रणमल, रतिपाला ये भी सब लड़े। तो इन्होंने जो है युद्ध लड़ा और बताते हैं कि तुर्की सेना को कमजोर कर दिया। अब यहाँ पे जो ये युद्ध लड़ रहे थे तो पत्थर फेंकने के जो है मजनीक वगैरह ऐसे यंत्र होते हैं, डेकोली, मजनीक ये सब, तो पत्थर फेंकने के यंत्र से एक पत्थरों की बारिश कर रहे थे ये दुर्ग के ऊपर से। तो एक पत्थर की जो है चोट से यहाँ पे नुसरत खां की हो जाती है मौत। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि नुसरत खां की मृत्यु होती है या उलुग खां की होती है, किसकी मृत्यु होती है, रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन के कौन से सेनापति की मृत्यु होती है, ये पूछा जाता है। तो नुसरत खां की मृत्यु होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप कि नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। नुसरत खां की मृत्यु का समाचार जैसे ही अलाउद्दीन को मिलता है, तब अलाउद्दीन को लगता है कि यार अपन तो कमजोर पड़ रहे हैं इस पक्ष में, ऐसे कैसे हो रहा, हम दिल्ली की सल्तनत लेके बैठे हैं यार, पूरी भारत पे राज करना, और ये यहीं पे कमजोर पड़ रहे हैं, ऐसा बताते हैं। अलाउद्दीन खुद शाही सेना लेकर वहां से निकल पड़ता है और युद्ध भूमि में आ जाता है। अब जैसे ही युद्ध भूमि में आता है तो इनका पक्ष देखो मजबूत होना है, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाते।
ये फिर भी दुर्ग को जीत नहीं पाते हैं। इस दुर्ग का घेरा तो मतलब ये तोड़ नहीं पाते, अंदर नहीं जा पाते कैसे भी करके। तो अलाउद्दीन चाल चलता है। अलाउद्दीन एक संदेश भिजवाता है हमीर के पास कि हमीर भाई साहब ऐसा है कि यार बहुत टाइम से मैं भी घेरा डाले हूँ, मेरे भी यार धंधा खराब हो रहा है, आपके भी धंधा खराब हो रहा है, दोनों के व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। यूं करा अपन दो ही समझौता कर लो कि अपन दोनों समझौता कर लेते हैं और फिर आप आपके और मैं मेरे, यार जो भी है दो बैठकर बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि हमीर के पास संदेश भेजा। तो हमीर ने क्या किया कि रणमल और रतिपाल को, जो इसके सेनापति थे, रणमल और रतिपाल को इनके अलाउद्दीन के यहाँ पे भेजा कि भैया आप जाके जो है डील जो भी करनी है वो डील करके आ जाओ, और जो भी डील हो वो मुझे बता देना कि ये ऐसे है, कर लेंगे, ठीक है। तो रणमल और रतिपाल भाई साहब गए। अब देखो शासन की जो है ललक उस समय बहुत होती थी यार। ये कुर्सी चीज ही ऐसी है, गद्दी चीज ही ऐसी है। कई तो मर्डर करवा दिए इसने उस समय इतिहास में, और कई तो मौतें हो गई, कई पुत्रों ने पिता को मार दिया, कई पिता ने पुत्रों को मार दिया, बहुत ऐसी चीजें हुई है इतिहास में घटनाएं। रणमल और रतिपाल भी क्या चीज है फिर उनके सामने। रणमल और रतिपाल गए, अलाउद्दीन ने अपना पासा फेंक दिया, हुकुम का इक्का फेंका कि भैया ऐसा है कि आप संधि वंदित कोई को ऐसे बाना, आप तो मुझे दुर्ग का कमजोर रास्ता बता दो या दुर्ग में अंदर घुसा दो मुझे, मैं हमीर को मारकर और यार आपको शासक बनाऊंगा। लड़ाई तो आप करते हो, वो तो आदेश देता है, आप लड़ते हो, मरोगे तो आप मरोगे। ऐसे इनको जो है भिड़ा बुड़ू के और फिर इनको मती फेर दी। मती फिरी दो भाई साहब जो है दुर्ग रो अंदर जाकर दुर्ग में हमीर ने कह दिया कि मैं सब कुछ बिल्कुल सेट कर दिया मामला, आपने 1% टेंशन को ना थे, मौज करो राजा जी एकदम। राजा जी होगा मस्त। तो फिर इन्होंने क्या किया कि दुर्ग के एक पक्ष जो वहां से जो है मोर्चाबंदी हटा दी, और वहां से जो है रस्सियों के सहारे तुर्की सेना अंदर, तुर्की सेना जैसे अंदर आ गई उसके बाद में फिर क्या था, फिर बताते हैं कि ये सर्जन साहब नाम का जो इनका अधिकारी था, सेना का दुर्ग रक्षक था, इसको भी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला दिया। और इसने जो बताते हैं कि वहां पे जो भी खाने के भंडार थे और उनको दूषित कर दिया, गायों की हड्डियां वगैरह वो मिला दिए अंदर। तो फिर वो राजपूत सैनिक खाते नहीं है। तो ये जो है 3 गद्दार यहाँ के हुए, रणमल, रतिपाल और सर्जन शाह। तो इन्होंने इनकी गद्दारी की वजह से फिर जो है राजपूत और ये आमने सामने हुए, और फिर बाद में यहाँ ये जो तारीख थी 11 जुलाई 1301, फिर हमीर भी मारा गया। और हमीर की जो रानी थी रंग देवी, उसने अंदर ही इसकी बेटी के नाम पर जो ये पद्मला तालाब बना हुआ था, इस तालाब में बहुत सारी महिलाओं के साथ कूदकर जल जौहर किया। ये राजस्थान का एकमात्र और पहला जल जौहर कहलाता है, जो 11 जुलाई 1301 को हुआ। और इसी समय जो है यहाँ पे अपने इनकी अलाउद्दीन खिलजी की इस पर अधिकार हो गया। इस तरीके से जो है ये पूरा पूरा रणथंबोर का ये कार्यक्रम चला। अब इसमें देखो फिर क्या हुआ, फिर देखो मोहम्मद शाह और चिमना मराठन को कई वो ज्यादातर विद्यार्थी और मन में आ रहे हैं, हम भी पढ़ते ना, हमारे मन में अरे मोहम्मद शाह का क्या हुआ, मोहम्मद शाह मारा ही नहीं सर ने यहाँ अभी। मोहम्मद शाह को देखो ऐसे हुआ, रणमल और रतिपाल और मोहम्मद शाह तीनों का क्या हुआ बताता हूँ। सबसे पहले रणमल और रतिपाल को बुलाया अलाउद्दीन खिलजी ने कि आप आइए। अब ये हूस बरियोड़ा गया गा रहे अपन राजगद्दी देवे, हम दुर्ग की चाबियां मिलने वाली है। और ये गए और इनको अलाउद्दीन खिलजी ने सीधा इनको कहा कि जो अपने स्वधर्मी अपने राजा का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, आपको और कोई लालच देगा, आप मेरे से भी गद्दारी कर दोगे। जो खुद के भाइयों का नहीं हुआ, जो खुद के स्वधर्मी का नहीं हुआ, जो खुद के राजा का नहीं हुआ, वो दूसरों का क्या होगा, ऐसा कहकर और इन दोनों को मरवा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और बहुत सही किया, मैं कहता हूं गद्दारों का अंत इसी तरीके से होना चाहिए। तो गद्दार जो है वो तो गद्दारों के कारण ही तो ये इतना लंबा चौड़ा इतिहास हुआ, नहीं तो गद्दारी नहीं होते तो ये जो शासक थे वो बढ़िया तरीके से शासन कर रहे थे, और ये गद्दारों की वजह से ये सब होता है। तो इन गद्दारों को मार दिया। अब बात आई मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह के साथ में क्या हुआ, मोहम्मद शाह को बुलाया, मोहम्मद शाह को बांधा हुआ था पूरा, चैन वैन गले में ऐसे डाली हुई सांकले आंकले, और उसको घुटनों के बल बिठाकर, और फिर उसको पूछा, घायल तो था ही, कि मैं तुझे छोड़ दूंगा एक शर्त पर, यदि मैं तुझे छोड़ देता हूं तो तू क्या करेगा बता, मैं तुझे व्यवस्थित है छोड़ देता हूं। उसने कहा सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा अलाउद्दीन, सबसे पहले तो मैं तुझे मारूंगा, और रणथंबोर में जो है हमीर के वंशज को वहां का शासक बनाऊंगा। इतना मतलब डेयरिंग पर्सन था, पता है मौत सामने खड़ी है और इसको पता है अलाउद्दीन है भैया, वो भी चाल खेले, वो कोई छोड़े वोड़े कौन। तो क्या सबसे पहले तेरे को मारूंगा और उसके बाद में
उसके वंशज को वहां पे शासक बनाऊंगा, अमीर के वंशज को। और इससे जो है अलाउद्दीन खुश भी हुआ, नाराज भी हुआ। नाराज हुआ, पहले नाराज हुआ, बाद में सोचा कि हाँ ये देखो आदमी यार वास्तव में जिसने शरण दी उसके साथ में धोखा नहीं करना, मौत है फिर भी। तो नाराज हुआ तो हाथी के पैरों तले इसको कुचलवा कर मरवा दिया। फिर बाद में खुश भी हुआ कि यार इसकी मतलब इसने कम से कम इसकी जो एक उसूल तो थे उसके अनुसार दिया है। तो फिर बाद में जो है विधिवत रूप से अंतिम संस्कार भी इसका करवाया, ऐसा बताते हैं। ये सारा देखो मेरे मन की कोई भी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना, ये सब जो है इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई बातें हैं। और वो सारी, जैसे मैं भी पुस्तकें पढ़ता हूँ, आप भी पुस्तकें पढ़ते हो, और उसको जो है प्रस्तुत मैंने मेरे ढंग से किया है थोड़ा, ताकि आपके दिमाग में ये चीज जो है एकदम से बैठ जाए और इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो गलत नहीं करो। देखो मेरे अंदर जितना एफर्ट था ना वो मैंने दे दिया, और यूं बढ़िया क्लास मेरू देवीजे कौन, और इसी तरीके से क्लासेस अपनी चलेगी। और इतिहास पढ़ाने का अपना तो भाई यही तरीका है, और ये है कीवर्ड पैटर्न। यदि पसंद आया है तो अपन पूरी इतिहास की क्लासें इसी कीवर्ड पैटर्न पे पढ़ सकते हैं। और नहीं, अपने पास में बहुत सारे पैटर्न हैं, जो भी दर्शक के, जो भी अपने परिवार का सदस्य के भी आप करानो तैयार। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं साथियों। अब ये ना, अब आप कहोगे सर नोट्स मेकिंग पैटर्न में आप नोट्स लिखवा देते, नोट्स भी लिखवाऊंगा, लेकिन वो अब अगली क्लास में होगा, अगली क्लास आएगी तब। और अगली क्लास में बता दूं आपको कम से कम 2-3 दिन का अंतर रहेगा, क्योंकि ये क्लास भी आप जब देख रहे होंगे तब मैं आउट ऑफ सुमेरपुर होगा। ये पहले शूट की हुई है, पहले शूट कर दी है, और एक दिन में मैंने 2 से 3 क्लासें और 2 से 3 वीडियो शूट किए हैं उसी दिन, ताकि आपको जो है नियमितता आपकी बनी रहे। तो ये क्लास भी देखोगे तब मैं जैसलमेर की धरा पर होऊंगा, और फिर वापस आकर जो है आपको इसके नोट्स मेकिंग पैटर्न वाली वो नोट्स बनवा दूंगा इसके, कि ये चीजें इसमें से आपको लिखनी है, उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तो नोट्स भी बनवाऊंगा आपके। और ये जो है अब अगली क्लास लगभग जो है इसके 1-2 दिन का गैप आपके रह सकता है, ज्यादा गैप तो नहीं आने दूंगा, लेकिन 1-2 दिन का गैप आपके आ सकता है। और वो देखो उसमें अब किया नहीं जा सकता कुछ, क्योंकि इतने समय मैंने आप सभी को दिया है, तो परिवार को भी समय देना एक मेरी जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए जो है वैकेशन, विंटर वैकेशन है, तो इस पूरे परिवार के साथ, माता पिताजी, मम्मी पापा सबके साथ में, बच्ची वगैरह सबके साथ हम जो है इस समय, आप जब ये क्लास देख रहे होंगे तब बाहर होंगे आउट ऑफ सुमेरपुर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आएगी, लिखवा दूंगा, चिंता मत करना। और कोर्स जो है बिल्कुल इत्मीनान से पूरा होगा, उसकी भी कोई चिंता न करें। और जैसे जैसे जो है प्रोजेक्ट तैयार होंगे, आप सभी के लिए बहुत दिल लगा के काम कर रहे हैं, और आप सभी का सहयोग भी है, जैसे जैसे तैयार होंगे वैसे वैसे बताता रहूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।